हाय। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी से मनोविज्ञान विषय से पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो इसकी मैं रीडिंग करता जाऊंगा हिंदी मीडियम में, मतलब साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम लोग, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला पाठ है मनोविज्ञान क्या है, और इसमें मनोविज्ञान का एक परिचय दिया गया है। तो मनोविज्ञान के उस परिचय को हम देखेंगे क्या कहता है ये। ठीक है। ठीक है, तो इसके परिचय में ये कह रहा है कि संभवतः आपसे आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया। आप क्या सीखने की आशा करते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। सामान्यतया जिस तरह की प्रक्रिया कक्षा में मिलती है वे विस्मयकारी होती हैं। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे स्वयं को जानना, दूसरों को जानना, अथवा विशेष प्रतिक्रियाएं जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं, अथवा एक दूसरे को पीटते हैं। समस्त प्राचीन परंपराओं में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपराएं विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती हैं कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा वे क्यों करते हैं, लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं, यदि वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाने चाहिए। सभी ज्ञान की तरह मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देना चाहता है। यदि संसार दुखागार है तो यह अधिकतर मनुष्यों के ही कारण है। संभवतः आप यह पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर यानी कि 9/11 अथवा इराक में युद्ध की घटना क्यों हुई। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर अथवा पूर्वोत्तर में निर्दोष लोगों को बम एवं गोलियों का सामना क्यों करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक यह पूछते हैं कि युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी है। आपने संभवतः मेजर HPS आहलूवालिया का नाम सुना होगा, जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ। मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते जिन्हें मनोवैज्ञानिक एक मानव विज्ञान के रूप में देखना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान अस्पष्ट सूक्ष्मतर गोचरों जैसे चेतना, शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करने, अथवा अपने पारंपरिक विरोधी से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं करता है कि वह ऐसे सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु इसने हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचरों का अर्थ हम समझने लगे हैं। इस विद्या शाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने प्रेक्षण में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न के रूप में एक टॉपिक है कि मनोविज्ञान क्या है। तो ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों साइके अर्थात आत्मा और लोगोस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला है, जैसे वैयक्तिक, द्विजन, दो व्यक्ति, समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इसके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए संभवतः
इनके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती हैं क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। इस बात को ध्यान रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सकें। आइए परिभाषा में प्रयुक्त 3 पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिया जाए। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाली व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेसेस से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। यह मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते। हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती है। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब हम संसार में हमारी अंतःक्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित करते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना। हम सोते समय भी जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं। हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उसके अनुप्रयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों, एक्सपीरियंसेस का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षतः न तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और न ही उनके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है। इसीलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर भी है। साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हम रोमांस करते समय अनुभव करते हैं। बहुत गूढ़ अनुभव भी होते हैं जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे जब कोई योगी ध्यानावस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयां हानिकारक होती हैं। अनुभवकर्ताओं की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। अनुभवकर्ताओं की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इसी प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। व्यवहार, बिहेवियर्स हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं।
आप परीक्षा देते समय